नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में इसी सत्र में हुए बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के दूसरे पेपर, जिसका नाम है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स के हुए पेपर को हल करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किसी प्रक्षेप की उड़ान की ऊंचाई एवं समय इसी पर निर्भर करता है। द हाइट एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। आपका ए है ऑप्शन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, बी है आपका पावर ऑफ थ्रस्ट, सी है आपका एंगल ऑफ रिलीज, अब किस एंगल से रिलीज किया था, और डी है आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसका सही होगा उत्तर आपका एंगल ऑफ रिलीज। किस एंगल से वो किसी भी थ्रोइंग ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। दूसरा है आपका काइनेमेटिक्स के प्रभावों का विश्लेषण करता है, मतलब काइनेमेटिक्स एनालाइज द इफेक्ट ऑफ, किसके प्रभावों का विश्लेषण करता है, किसी शरीर की गति। बी है आपका आंदोलन पर बाहरी ताकतें, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस और मूवमेंट, आंदोलन का समय और स्थान, द टाइम एंड स्पेस ऑफ मूवमेंट, और लास्ट है अंतरिक्ष में एक पिंड की गति, ए बॉडीज मूवमेंट इन स्पेस। तो इसका सही उत्तर है आपका ए मूवमेंट ऑफ ए स्पीड, मतलब आपका मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, किसी भी शरीर की गति के का अध्ययन को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। तीसरा है शरीर में लीवर बल उत्पन्न करते हैं। लीवर इन द बॉडी प्रोड्यूस फोर्स बाय, मतलब शरीर में बल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है क्रिएट मूवमेंट्स, आंदोलन बनाए, बी है आपका प्रतिरोध पर काबू पाना, ओवरकम रेसिस्टेंस, सी है आपका किसी वस्तु के वेग को तेज करना, और डी है आपका किसी वस्तु को अंतरिक्ष में पहुंचाना। इसका सही उत्तर है आपका बी ओवरकम रेसिस्टेंस। शरीर में जो लीवर इन द बॉडी प्रोड्यूस फोर्स टू, जो फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा, बॉडी के द्वारा के माध्यम, लीवर के माध्यम से शरीर के द्वारा, तो वो उसका मुख्य जो एम होता है ओवरकम रेसिस्टेंस, जो भी वो रेसिस्टेंस होता है उससे ओवरकम करना ही उसका मुख्य लक्ष्य होता है, एम होता है। चौथा प्रश्न है ग्रेविटी इज अ फिनोमेना दैट एग्जिस्ट, मतलब गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी घटना है जो अस्तित्व में कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मांड में हर जगह, मतलब एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, बी है इन द स्पेस अंतरिक्ष में, सी है ब्लैक होल में, और डी है आपका ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। इसका सही उत्तर है आपका ए ब्रह्मांड में हर जगह, जहां भी हवा पाई जाएगी हर जगह पे, जहां पे आपका वेट, जहाँ पे आपका मास आपका जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वहां पे आपका ग्रेविटी पाई जाएगी। तो ब्रह्मांड में लगभग हर जगह पे पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए एवरीवेयर इन द स्पेस। पांचवा प्रश्न है आपका त्वरण को किसी वस्तु में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाए, मतलब एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। अब किसको कहा जाता है त्वरण, किसके बदलाव को कहा जाता है त्वरण, किसके परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण, ये बताना है आपका। आपके ऑप्शन है ए पोजीशन अवस्था, बी वेलोसिटी वेग, सी डायरेक्शन दिशा, और डी है मूवमेंट। इसका सही उत्तर होगा आपका बी वेलोसिटी या वेग, मतलब आपका एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को ही आपका एक्सेलरेशन कहा जाता है। ये परिभाषा उसका कि acceleration may be defined as the rate of change of velocity। छठवां प्रश्न है शरीर यांत्रिकी में, मतलब बॉडी मैकेनिक्स में निम्नलिखित में से किसे आंतरिक बल या इंटरनल फोर्स के बल के रूप में किया जाता है, मतलब किसके द्वारा हमारे शरीर में जो भी मैकेनिक्स है उसमें इंटरनल फोर्स किसके द्वारा आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए एयर प्रेशर, बी मसल फोर्स या मांसपेशी बल, सी ग्रेविटेशनल पुल या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, और डी है मैकेनिकल पुल या यांत्रिक खिंचाव। तो इसका सही उत्तर है आपका बी मसल्स फोर्स के द्वारा, जो भी है आपका मसल्स फोर्स को
आपका इंटरनल फोर्स कहा जाता है, जिसके द्वारा हमारा बॉडी मैकेनिक्स में फोर्स का काम यही करता है, मसल के द्वारा ही फोर्स को जनरेट किया जाता है और इसको इंटरनल फोर्स कहा जाता है। एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या हो जाएगा, जैसे आपका एयर प्रेशर है, ग्रेविटेशनल पुल है, मैकेनिकल पुल, ये सब क्या हो जाएगा आपका ये सब हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। और आपका मसल्स का जो फोर्स लगाया जाता है उसको इंटरनल फोर्स कहा जाता है। दो टाइप के फोर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगला हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न, ऊंची कूद के मामले में कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है, मतलब व्हाट प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन हाई जंप केस। हाई जंप के केस में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है? आपके ऑप्शन है यूज एंड डिसयूज, उपयोग और दुरुपयोग। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, संवेग का स्थानांतरण। तीसरा है वर्टिकल प्रोजेक्शन। और चौथा है आपका डी है आपका एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम मेनली हाई जंप में किया जाता है। रनिंग करके जाया जाता है और उस मोमेंटम का ट्रांसफर अपने जंप में हम लोग करते हैं। जो रनिंग का जो हमको एक्सेलरेशन जो स्पीड से हमको मिला है उसको मोमेंटम में ट्रांसफर, उस मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं अपने जंप में। इसलिए हाई जंप में मेनली होगा तो क्रिया प्रतिक्रिया भी, हम नीचे थ्रस्ट करते हैं, पैर से थ्रस्ट करते हैं, जंप करते तब वो क्रिया करते हैं, तब हमको प्रतिक्रिया भी मिलता है। लेकिन मुख्य जो है आपका ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, जिसके थ्रू हम हाई जंप करते हैं। 8वां प्रश्न है, क्लास 1 लीवर के लिए बनाया गया, मतलब क्लास 1 लीवर किसके लिए बनाया गया है? द क्लास 1 लीवर इज बिल्ट फॉर, किसके लिए है? आपका है ऑप्शन आपका स्पीड, गति के लिए। बी है स्ट्रेंथ। सी है आपका इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन के लिए। डी है आपका रेंज ऑफ मोशन, मतलब गति की सीमा के लिए। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, इक्विलिब्रियम या संतुलन के लिए मेनली क्लास 1 लीवर होता है। क्लास 2 लीवर क्या होता है? फोर्स के लिए, फोर्स लीवर इसलिए उसको कहा जाता है। क्लास 3 लीवर आपका स्पीड लीवर कहा जाता है इसको। 1 को बैलेंस या इक्विलिब्रियम लीवर कहा जाता है, सेकेंड को आपका फोर्स लीवर और थर्ड को आपका कहा जाता है स्पीड लीवर। इसका सी सही आंसर होगा। 9वां है, किस गति से कार चलाना लागत के हिसाब से अत्यधिक अलाभकारी, यहाँ पे मतलब अनइकोनॉमिकल कॉस्ट होगा। अगर हम कार को चला रहे हैं तो किस गति से जो होगा कि अलाभकारी या अनइकोनॉमिकल, इस शब्द को परीक्षा देते समय आप लोग जरूर से ऐसे शब्दों के ध्यान दिया करिए। अगर इकोनॉमिकल आप समझ लेंगे तो उसमें गलत मार देंगे। आपके ऑप्शन है वेराइंग स्पीड, मतलब बदलती गति। बी है आपका कम गति। सी आपका लगातार, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ। और डी है आपका हाई स्पीड या उच्च गति के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा ए, वेराइंग स्पीड के साथ हमको सबसे अनइकोनॉमिकल होगा। चाहे अब लोग लो स्पीड से चलेंगे तो भी हमको हमारे जो है ईंधन वो कम खर्च होगा, और कांस्टेंट में चलेंगे तो भी, हाई स्पीड में चलेंगे तो भी, इन सब में कम होगा। अगर हम बार बार स्पीड को एक बार खूब तेज कर रहे हैं, फिर एक बार एकदम डाउन हो जा रहा है, इस तरह अगर हम वेराइंग स्पीड कर रहे हैं तो सबसे कम, सबसे जो अनइकोनॉमिकल कॉस्ट इस पे आएगा, सबसे ज़्यादा इसमें ईंधन खर्च होगा। इसलिए ए इसका सही आंसर है। तीसरा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवर, लीवर कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर होगा आपका बी, लीवर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर एंड क्लास 3 लीवर। 11वां है, किस प्रकार के लीवर में भार बल और आधार के बीच में होता है? भार जो होता है बल और आधार के बीच में यहाँ होता है। इन विच टाइप ऑफ लीवर द वेट इज इन बिटवीन फोर्स एंड फल्क्रम। आपके ऑप्शन है टाइप 1 ए, टाइप 1 बी, टाइप 2 सी, टाइप 3 और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा टाइप 2 लीवर के में क्या होता है, आपका वेट जो होता है बीच में होता है, और साइड साइड में क्या होता है आपका वेट बीच में होगा। एक तरफ फोर्स होगा और एक तरफ आपका क्या होगा, एक्सिस होगा, या उसको फल्क्रम कहते हैं। ये टाइप 1 लीवर में क्या होता है, रसिस्ट टाइप 1 लीवर में जो होता है आपका एक्सिस जो होता है बीच में होता है, एक तरफ फोर्स होता है और एक तरफ, दूसरी तरफ आपका वेट होता है। टाइप 3 लीवर में क्या होता है आपका एक्सिस, फोर्स, रेसिस्टेंस बीच में होता है, मतलब आपका
और एक तरफ एक्सिस होगा और दूसरी तरफ आपका वेट होगा। ठीक है, ये 3 टाइप के लीवर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दौड़ के अंत में धावक पर कार्य करने वाली शक्तियां, मतलब जब फोर्स एक्टिंग ऑन ए रनर नियर द एंड ऑफ, जब रेस फिनिश करने वाला होता है तो उस समय कौन सा आपका फोर्स काम करता है? आपके ऑप्शन है वजन, वेट, बी फ्रिक्शन, सी एयर रेसिस्टेंस और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा मेनली एयर रेसिस्टेंस आपका काम करता है। 13वां प्रश्न है, अवधि का माप है, मतलब ड्यूरेशन इज मेजर। अब ड्यूरेशन किसमें मेजर किया जाता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है डिस्टेंस, दूरी, बी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, सी फोर्स बल और डी समय। तो इसका सही उत्तर है आपका डी टाइम या समय। आपका ये ड्यूरेशन को मेजर किया जाता है टाइम। अगला है प्रश्न, स्पीड को दर्शाया गया, स्पीड को किसमें दर्शाया गया जाता है आपका? ए किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्रति घंटा, सी न्यूटन, डी किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है आपका? मास का ये बताना है आपका। आपके ऑप्शन है ए किलोग्राम, बी लीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए किलोग्राम या केजी आपका द्रव्यमान या मास का एसआई यूनिट है। बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? आपके ऑप्शन है किसी द्रव्यमान वाली वस्तु पर धक्का या खिंचाव उसके वेग को बदलने का कारण बनता है, बी किलोग्राम, सी लीटर और डी मीटर। इसका सही उत्तर होगा आपका ए द पुश और पुल on an object with mass causes it to change its velocity। किसी द्रव्यमान वाली वस्तु पर धक्का या खिंचाव उसके वेग को बदलने का कारण जो बनता है उसको क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। 17वां प्रश्न है, संवेग या मोमेंटम का सूत्र क्या होता है आपका? ऑप्शन है संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग, बी है संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे आपका गति, सी है संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, डी आपका संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे मीटर या मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 17वें का ए होगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। संवेग संवेग का जो होता है यह सूत्र मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। संवेग इज बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। डिस्कस थ्रो की घटना किसका उदाहरण? मतलब आपका जो डिस्कस थ्रो एग्जाम जो हम लोग करते हैं उस वो किस प्रकार के मोशन का, किस प्रकार की गति का उदाहरण है आपका? ऑप्शन है रेखीय गति या लीनियर मोशन, बी आपका एंगुलर मोशन या कोणीय गति, सी आपका कर्वी लीनियर मोशन या वक्र रेखीय गति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्वी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल आपका डिस्कस थ्रो है। 19वां प्रश्न देखते हैं, किन्सियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया, किस लैंग्वेज से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए यूनानी, बी लैटिन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए यूनानी या ग्रीक भाषा से आपका किन्सियोलॉजी शब्द बना है। 20वां प्रश्न है, केनियन कैनाइन शब्द का अर्थ इसका क्या है? मतलब किन्सियोलॉजी में कैनाइन शब्द का क्या अर्थ है? केनियन का क्या अर्थ है? ए स्टॉप रुकना, बी स्लिप नींद, सी रेस्ट आराम और डी चाल मूव। इसका सही उत्तर होगा आपका डी मूव आपका या चाल आपके केनाइन का शब्द का अर्थ होगा। स्कोप ऑफ किन्सियोलॉजी, किन्सियोलॉजी का क्षेत्र क्या है आपका? ऑप्शन बताना है ए स्पोर्ट्स खेल, बी फिजिकल एजुकेशन व्यायाम शिक्षा और सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी ए और बी दोनों, मतलब किन्सियोलॉजी का क्षेत्र स्पोर्ट्स भी है और फिजिकल एजुकेशन भी है। 22वां प्रश्न है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के आसपास की गतिविधियां क्या होती है? बॉल एंड सॉकेट में कौन कौन से मूवमेंट हो सकते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बी है आपका रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, सी है आपका हाइपर एक्सटेंशन और डी उपरोक्त सभी। तो
इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जितने प्रकार के मूवमेंट होता है वो सभी होते हैं, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे आपका ग्लाइडिंग हो, सभी मूवमेंट होता है, इसीलिए बॉल एंड सॉकेट टाइप के ज्वाइंट को चैंपियन ज्वाइंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अक्ष के पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की दिशा को क्या कहा जाता है, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन इन एक्सिस इज कॉल्ड। इसको क्या, कौन किस प्रकार का एक्सिस ये होगा? आपके ऑप्शन है सेजेटल एक्सिस, बी है हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड एक्सिस, जमीन से क्षैतिज, सी है आपका परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जमीन से के लंबवत, और डी है वर्टिकल या खड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सेजिटल एक्सिस होगा। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन इज, एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं आपका? आपके ऑप्शन है ए 60, बी 80, सी 40 और डी 20। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, 80 अस्थियां होती हैं एक्सियल स्केलेटन। हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 80 जो होता है एक्सियल में, और 126 जो होता है आपका एपेंडिकुलर में होता है। देखिए वो आ गया एपेंडिकुलर का, द नंबर ऑफ बोन्स इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आपको सही उत्तर है आपका सी, 126 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी मौजूद होती है, मतलब हमारे शरीर में लॉन्गेस्ट मसल्स मेनली किस एरिया में पाया जाता है? आपकी ऑप्शन है आर्म, बी लेग, सी बैक और डी ईयर या कान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 26वें का बी, हमारी लेग्स में या पैर में सबसे लंबी अस्थियां मांसपेशियां पाई जाती हैं, जैसे सार्टोरियस है, लॉन्गेस्ट मसल्स हैं। इसका एग्जांपल ली, वो हमारे थाई थाई के एरिया में या अपर अपर लेग में पाया जाता है, इसलिए लंबी मांसपेशियां जो हमारे शरीर के निचले हिस्से या पैर के या लेग में पाया जाता है। 27वां प्रश्न है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम को कहा जाता है? न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था, उसमें से दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम, सी है लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम। इसका सही उत्तर होगा आपका डी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है न्यूटन के दूसरे नियम को, जबकि न्यूटन के फर्स्ट लीवर को क्या कहा जा, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, गति का प्रथम नियम को आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जब और तीसरे को क्या कहा जाता है आपका लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, और दूसरे को आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? अभी ऊपर ही बताया गया है न्यूटन के नियम को, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन नोन एज लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, इसलिए पूरे ऑप्शन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे आप जान लीजिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, और तीसरे को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए ये भी आ गया, न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन आ गए आपके। अगला प्रश्न है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? फ्रिक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? आपका ऑप्शन है 2, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, फ्रिक्शन मेनली 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भुजा में प्रचलित लीवर प्रणाली है, सबसे ज्यादा जो है आपका लीवर सिस्टम किस ह्यूमन आर्म में किस प्रकार का है? तो आपके ऑप्शन है ए तृतीय, बी द्वितीय, सी तृतीय फर्स्ट क्लास। इसका सही उत्तर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, थर्ड क्लास का लीवर मेनली इसमें होता है। गर्दन का जोड़, नेक ज्वाइंट इज एग्जाम्पल, इसका उदाहरण किस प्रकार के ज्वाइंट का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है पिवट ज्वाइंट, बी है हिंज ज्वाइंट, सी है सैडल ज्वाइंट और डी है कॉन्डिलाइट। इसका सही उत्तर होगा आपका ए, जो हमारा नेक ज्वाइंट होता है वो पिवट ज्वाइंट होता है। एक्सिस के हमारे जो फर्स्ट बोन होता है और सेकंड बोन एक्सिस के उसके बीच में यह ज्वाइंट होता है, उस पर गर्दन रखी रहती है। तो इस फर्स्ट नेक ज्वाइंट जो है एग्जाम्पल है पिवट ज्वाइंट का। अगला प्रश्न है, बॉक्सर मसल्स, ये थोड़ा सा एक इस क्वेश्चन में
आपका, अच्छा देख लेते हैं, बॉक्सर मसल्स किस मांसपेशी को बॉक्सर मसल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ट्रेपेजियस, ए ट्रेपेजियस, बी है स्टर्नो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, सी है आपका पेट या एब्डोमिनल, और डी आपका डेल्टॉइड। वैसे इस ऑप्शन के हिसाब से तो इसका आंसर होगा डी डेल्टॉइड होगा, लेकिन वर्तमान समय में जो भी अगर ये आ गया ऑप्शन और उसमें डेल्टॉइड अगर दिया है तो आपका डी डेल्टॉइड लगाएंगे, नहीं तो अगर आपका सेरेटस, वैसे सेरेटस एंटीरियर होता है, सेरेटस, सेरेटस एंटीरियर, एंटीरियर ये मसल जो होता है इसको मेनली ये बॉक्सर मसल कहा जाता है। अगर ये दोनों अगर दे दिया तो इसको लगाएंगे, सेरेटस एंटीरियर को लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर नहीं दिया, डेल्टॉइड दिया है, तो यहाँ पे डेल्टॉइड सही हो जाएगा, बॉक्सर मसल। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताना है, स्मॉलेस्ट मसल्स इन द बॉडी। आपके ऑप्शन है स्टेपिडस, ए स्टेपिडस, बी हैमस्ट्रिंग, सी सार्टोरियस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा स्टेपिटस, जो होता है हमारे बॉडी की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, हमारे कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी जो होता है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, हिप रीजन में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, न्यूटन का नियम कितने प्रकार का होता है? न्यूटन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब इसका ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका सही उत्तर है आपका बी, न्यूटन के तीन प्रकार के गति के नियम, या लॉ ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूटन्स लॉ इन फॉर ऑफ मोशन, 3 टाइप्स। आपके ऑप्शन 3 सही है। इन्हें किंसियोलॉजी का जनक कहा था, हु इज द फादर ऑफ किंसियोलॉजी। आपका ऑप्शन है हिप्पोक्रेट, बी गैलेन, सी अरस्तु, और डी सुकरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एरिस्टोटल, या सुकरात को जो है फादर ऑफ किंसियोलॉजी कहा जाता है। 33वां, किंसियोलॉजी का अध्ययन, किंसियोलॉजी इसका अध्ययन होता है। आपके ऑप्शन है ए ह्यूमन मोशन, बी मोटर मोटर मूवमेंट, सी फिजिकल फिटनेस, और डी एंथ्रोपोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा आपका ए ह्यूमन मोशन। किंसियोलॉजी में बी डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन। और तीसरा प्रश्न है, किंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स अपने मौलिक कार्य के कारण महत्वपूर्ण है, किसके कारण आपका महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए स्पोर्ट्स, बी फिटनेस, सी फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एजुकेशन, और डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑल ऑफ द एबव। स्पोर्ट्स, फिटनेस और फिजिकल एजुकेशन, इन तीनों में बायोमैकेनिक्स, किंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, बेसिक है आपका है, ये इंपॉर्टेंट दोनों में रखता है। 39वां प्रश्न है, गति में हड्डियों की मतलब बोन्स का क्या भूमिका होती है, वो किस तरीके से काम करते हैं? आपका ए कोऑर्डिनेशन समन्वय, बी एक्सियल अक्षीय, सी लीवर उत्तोलक, और डी मूवर या स्थानांतरण करता। इसका सही उत्तर होगा आपका मेनली आपका सी उत्तोलक का वर्क करता है आपका हमारे बॉडी में बोन्स, और वो भी कौन से बोन? लॉन्ग बोन मेनली करता है, एज वर्क एज ए लीवर इन आवर बॉडी मैकेनिकल सिस्टम। 40वां प्रश्न है, मानव शरीर में एकमात्र सैडल जोड़ कहाँ पाया जाता है आपका? आपके ऑप्शन है पैर का अंगूठा, बी छोटी उंगलियां, सी कलाई, और डी अंगूठा। इसका सही उत्तर होगा आपका डी अंगूठा में जो होता है आपका सैडल ज्वाइंट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस को और भी क्या नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन ए वर्टिकल एक्सिस, बी सेजिटल एक्सिस, डी फ्रंटल एक्सिस, और डी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसका सही उत्तर होगा आपका 41 का बी सेजिटल एक्सिस को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक लीवर है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में किस प्रकार के लीवर का उपयोग किया जाता है हमारे बॉडी में? आपके ऑप्शन है फर्स्ट क्लास, ए फर्स्ट क्लास, बी सेकंड क्लास, सी थर्ड क्लास, और डी फोर्थ क्लास। तो मेनली हमारे बॉडी में सी थर्ड क्लास के लीवर काफ़ी जगहों पे पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 43वां, द्वितीय श्रेणी का लीवर प्रतिरोध के बीच स्थित होता है, मतलब सेकंड क्लास ऑफ लीवर रेसिस्टेंस इज लोकेटेड, मतलब रेसिस्टेंस किसके बीच में स्थित होता है ये बताना है आपका। तो आपका ऑप्शन है फल्क्रम एंड फोर्स, बी फोर्स एंड रेसिस्टेंस, सी फल्क्रम एंड रेसिस्टेंस। इसका सही उत्तर होगा 43वें का ए फल्क्रम एंड फोर्स के बीच में जो होता है
फल्क्रम एंड फोर्स के बीच में आपका रेजिस्टेंस होता है। मतलब आपका रेजिस्टेंस इधर है एक तरफ, और एक तरफ फोर्स होगा और एक तरफ एक्सिस या फल्क्रम होगा, एक तरफ बीच में रेसिस्टेंस होगा, एक्सिस और फल्क्रम। अगला प्रश्न है घर्षण बल है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स इज किस प्रकार का फोर्स होता है? आपका ऑप्शन है टेसाइल टेसाइल फोर्स, बी है कंप्रेसिव फोर्स, सी है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स और डी है नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होता है। दो तल के बीच में जो रगड़ खाते हुए मूवमेंट होता है, फोर्स लगता है दोनों तल के बीच में, उस प्रकार के फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, दो तल के बीच में। इसलिए इसका फ्रिक्शन फोर्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स टाइप का होता है। 45वां प्रश्न है यांत्रिक की वह शाखा जो बल के कारणों का, कॉजेज ऑफ फोर्स का स्टडी करता है। तो ये मैकेनिक्स का किस टाइप का एग्जांपल है? इसका सही आपके ऑप्शन है काइनेटिक्स, बी काइनेटिक्स, बी फ्लूइड मैकेनिक्स, सी बायोमैकेनिक्स और डी काइनेमेटिक्स। जिसका सही उत्तर होगा 45वें का ए काइनेटिक्स कहा जाता है। काइनेटिक्स में क्या होता है आपका कॉजेज ऑफ फोर्स के ऊपर आपका डिस्कशन या उस पर स्टडी किया जाता है, किस कॉज से वो फोर्स जनरेट हुआ है, उसमें फोर्स कौन कौन से लगे हैं किसी मूवमेंट में, उसके उसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। 40वां प्रश्न है मानव शरीर का विस्थापन एक डैश मात्र है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज अ क्वांटिटी। मतलब कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है कि आपका वेक्टर है, ये बताना है आपका। आपके ऑप्शन है स्केलर या अदिश, बी वेक्टर या सदिश, आपका डी सी है आपका दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो है वेक्टर होगा। वेक्टर मतलब सदिश, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है, जब जहाँ जिसमें मैग्नीट्यूड भी पाया जाएगा प्लस डायरेक्शन भी पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो भी चीज़ें होती, क्वांटिटी होती हैं, उसमें वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। और जबकि जिस भी क्वांटिटी में आपका ओनली केवल डायरेक्शन, केवल आपका एक ही पाया जाएगा, डायरेक्शन नहीं पाया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? मूवमेंट तो होगा, गति तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो उसको अदिश राशि, मतलब दिशा उसमें नहीं है, तो उसको अदिश। और जिसमें दिशा, गति भी हो और दिशा भी हो, तो उसमें क्या कहेंगे? आपका सदिश राशि। द नी ज्वाइंट कंसिस्ट ऑफ विच मूवमेंट? घुटने के जोड़ में कौन सा मूवमेंट होता है? आपको बताना है। ए फ्लेक्शन, बी एबडक्शन, सी हाइपर एक्सटेंशन और डी आपका ए एंड बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नी ज्वाइंट में मेनली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पाया जाता है। हिंज ज्वाइंट में मेनली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है आपका मूवमेंट। आपका ड्यूरिंग एबडक्शन मूवमेंट द आर्म मूव्स, मतलब जो हम एबडक्शन मूवमेंट करते हैं उसमें हमारा आर्म किस ओर जाता है? आपके ऑप्शन है टूवर्ड्स द बॉडी, शरीर की ओर, बी अक्रॉस द बॉडी, पूरे शरीर में, सी अवे फ्रॉम द बॉडी, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा आपका अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो हम खड़े हैं मान लीजिए ऐसे, और हमारा हाथ है, अब इसमें कहा रहा है कि एबडक्शन। अब एबडक्शन में क्या करते हैं हम लोग? अपने हाथ को ये अवे फ्रॉम से, ये हमारा बॉडी है, इससे दूर ले जाते हैं हाथ को, इसलिए शरीर से दूर ले जाते हैं। और एडक्शन में क्या होता है कि ये जो हाथ ऊपर गया, अब उसको बॉडी के नज़दीक लाते हैं। एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन, ये होता है गति। अगला प्रश्न देखते हैं। टेंडन हड्डी को जोड़ता है और, मतलब टेंडन कनेक्ट बोन एंड, और उसका क्या काम है? टेंडन जो हड्डी को जोड़ता है उसका और बताना। इसका ऑप्शन है आपका बोन, लिगामेंट, मसल और उपास्थि। जिसका सही उत्तर होगा आपका मसल। टेंडन क्या करता है? जो मसल्स का लास्ट पोर्शन होता है उसको टेंडन कहते हैं। अब यही टेंडन जाकर के ज्वाइंट में फिक्स होता है और आपका मसल और ज्वाइंट के बीच में आपका ये कनेक्शन बनाता है। कौन बनाता है? ये टेंडन। ये लास्ट पोर्शन ऑफ द मसल होता है, कि किसी भी मसल्स का लास्ट पोर्शन होता है, फाइब्रस होता है, ये मांसपेशी है।
हड्डी के जोड़ का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ बोन ज्वाइंट के बारे में क्या है, स्टडी ऑफ बोन ज्वाइंट के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या कहते हैं उसको, ऑस्टियोपेरेसिस, ऑस्टियोक्लास्ट, बी ऑस्टियोलॉजी, डी ऑर्थोलॉजी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा सी ऑस्टियोलॉजी नहीं ऑर्थोलॉजी होगा, ऑर्थोलॉजी यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे आपका ज्वाइंट का अध्ययन को मतलब हड्डियों के जोड़ के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोलॉजी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट के बारे में पूछा जा रहा है, जब ज्वाइंट के बारे में पूछेगा तो ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, डी ऑर्थोलॉजी। कूल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट मतलब आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है जो हिप ज्वाइंट में होता है उसका नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है पब फेमोरल, डी इलियोफॉर्मल लिगामेंट, बी सी है इस्टियोफॉर्मल लिगामेंट इस्टियोफॉर्मल और डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा बी इलियोफॉर्मल लिगामेंट जो होता है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है जो कि हिप ज्वाइंट में पाया जाता है। 52वां प्रश्न है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, ऊपर भी आया था, ऑप्शन नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसका सही उत्तर होगा आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम क्या होता है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। 53वां प्रश्न है कौन सी मांसपेशियां शरीर की बॉक्सर मसल फिर से पूछ दिया, तो बॉक्सर मसल पहले ही बताए थे, अगर डेल्टोइड ऑप्शन दिया है तो डेल्टोइड हो जाएगा, नहीं तो अगर डेल्टोइड और सेरेटस एंटीरियर दोनों दिया है तो सेरेटस एंटीरियर होगा। तो बॉक्सर मसल डेल्टोइड या सेरेटस एंटीरियर उसके बाद डेल्टोइड पहले, अगर यहाँ पे डेल्टोइड दिया इसलिए डी डेल्टोइड सही होगा। 54वां प्रश्न 54 देखते हैं किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है आपका, ए डिस्टेंस दूरी, बी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, सी एवरेज स्पीड और डी है आपका औसत वेग। इसका सही उत्तर होगा 54वें का इकाई समय में कह रहा है इकाई समय में, तो इसका होगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस एवरेज स्पीड होगा। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। 54वां प्रश्न है बाह को ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशियां शामिल होती है, मतलब आर्म्स को ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशी शामिल होती है। आपके ऑप्शन है ए बाइसेप, बी त्रिभुजाकार या डेल्टोइड, सी ट्राइसेप और डी मूवमेंट। इसका सही उत्तर होगा आपका डी 55 है। बाह को मतलब आर्म्स को ऊपर उठाने में हमारा मेनली आपका डेल्टोइड मसल्स काम करता है, डेल्टोइड मसल्स, बी इसका सही उत्तर होगा 55 का। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं 56वां प्रश्न 56। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मतलब त्वरण को किसी वस्तु में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसके परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपके ऑप्शन है पोजीशन, बी वेलोसिटी, सी डायरेक्शन और डी मूवमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा 56 का एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये परिभाषा होता है, तो वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं आपका एक्सेलरेशन कहा जाता है। 57 प्रश्न लैटिमस डॉर्सी, लैटिमस जो डॉर्सी होता है वो मसल्स कहाँ पे होता है। आपके ऑप्शन है ए लोअर लेग निचले पैर, सी थाई, सी बैक और डी अपर आर्म। तो इसका सही उत्तर होगा बैक में पाया जाता है, बैक ऑफ द लैटिमस डॉर्सी जो होता है हमारे पीठ पे या बैक पे पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग मांसपेशी मानव शरीर में सबसे विशाल सबसे बड़ी मैसिव मसल्स को क्या कौन सा है वो, यहाँ पे मैसिव सबसे मोस्ट मैसिव मतलब सबसे बड़ा मसल्स को पूछा जाए, लंबा नहीं पूछा जाए बड़ा को। आपके ऑप्शन है हैमस्ट्रिंग, ए हैमस्ट्रिंग, बी क्वाड्रिसेप, सी सार्टोरियस और डी ग्लूटियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ग्लूटियस जो होता है मसल्स वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा मसल्स होता है और ये हमारे हिप पे पाया जाता है, हिप पोर्शन पे पाया जाता है। 59 दिखने में
गैस्ट्रोनोमीज मांसपेशी होती है, मांसपेशी मसल्स अब किस दिखने में किस प्रकार का होता है, गैस्ट्रोनोमियस जो मसल्स होता है जो काफ में पाया जाता है वो कैसा दिखता है, कैसा किस शेप का होता है। आपके ऑप्शन है फैन शेप्ड, ए फैन शेप्ड, बी राउंड शेप, सी है डायमंड शेप और डी है कैटिस स्टेप, पतंग का आकार का, काइट स्टेप। तो इसका सही उत्तर होगा 59 का आपका फैन शेप्ड का मेनली ये होता है आपका गैस्ट्रोनोमियस मसल। 60वां प्रश्न है आइस स्केटिंग किसका अच्छा एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन, बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सी डायनेमिक फ्रिक्शन और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा जो आइस स्केटिंग करते हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है काज जोड़ या हिंज ज्वाइंट किसका उदाहरण होता है, मतलब हिंज ज्वाइंट किसका एग्जाम्पल होता है, हिंज ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाता है आपका ये बताया जाता है, उसका एग्जाम्पल बताना है आपका। आपके ऑप्शन है ए वर्टिब्रल कॉलम, बी घुटना या नी, सी है जंक्शन ऑफ एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है, और डी आपका ग्लेनोइड कैविटी या गुहा। इसका सही उत्तर होगा बी नी में जो होता है आपका हिंज ज्वाइंट मिली पाया जाए, नी और एल्बो ज्वाइंट में आपका हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। इसका सही उत्तर है नी, बी नी। जहाँ एक हड्डी की अवतल सतह दूसरी हड्डी की उत्तल सतह में फिट हो जाती है तो उसे किस प्रकार का जोड़ कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बी है हिंज ज्वाइंट, सी है बॉल एंड सॉकेट और डी है सैडल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका इस प्रकार के जोड़ को सैडल ज्वाइंट या जोड़ कहा जाता है। एक हड्डी के कॉनकेव या दूसरे हड्डी के कॉन्वेक्स पोर्शन में फिट हो जाए तो इस प्रकार के जोड़ को सैडल ज्वाइंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है जब कोई जोड़ हिलता है और जोड़ पर हड्डियों के बीच का कोण कम होता है, एंगल कम होता है तो उसे कौन सा मूवमेंट कहेंगे ये बताना है। आपका ऑप्शन है प्रोट्रैक्शन, बी है आपका प्रोनेशन, सी आपका फ्लेक्शन और डी आपका सुपाइनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन में क्या होता है एंगल कम होता है और एक्सटेंशन में एंगल बढ़ता है आपका। 64 क्वेश्चन बायोमैकेनिक्स जिसमें बलों की कार्यवाही, बलों की क्या कहा है कार्यवाही का विश्लेषण शामिल है, वैध रूप से किसकी शाखा है, मतलब बायोमैकेनिक्स जिसमें कि बलों की कार्यवाही का क्या अध्ययन किया जाता है, मतलब जो मूवमेंट का एनालिसिस किया जाता है, यह किसकी शाखा है। आपके ऑप्शन है ए यांत्रिकी या मैकेनिक्स, बी फिजिक्स, सी किनेसियोलॉजी और डी मूवमेंट साइंस। तो इसका सही उत्तर होगा बायोमैकेनिक्स जो होता है किसका ब्रांच है आपका फिजिक्स का ब्रांच है आपका। 65 क्वेश्चन 65वां क्वेश्चन प्रक्षेप की उड़ान की ऊंचाई और समय पर ही निर्भर करता है, मतलब किस पर जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो हाइट होता है जिसको प्रोजेक्ट कहता है और समय किस पर निर्भर करता है वो। आपका ऑप्शन है ए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, बी पावर ऑफ थ्रस्ट जोर से शक्ति, सी है एंगल ऑफ रिलीज और डी आपका क्षैतिज वेग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसका सही उत्तर होगा एंगल ऑफ रिलीज आपका प्रोजेक्शन में काफी महत्वपूर्ण होता है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी होता है महत्वपूर्ण, लेकिन एंगल ऑफ रिलीज किस एंगल से रिलीज कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका। 66 जो होता है बायोमैकेनिक्स निम्नलिखित में से एक में मदद करता है, बायोमैकेनिक्स इसमें मेनली मदद करता है हेल्प करता है आपको ये बताना है। ए है आपका तकनीक में सुधार इम्प्रूव टेक्निक, बी है आपका शिक्षण और सीखने में सुधार, सी है आपका खेल उपकरणों में डिजाइन में सुधार में और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जब जोड़ की हड्डियों के बीच का कोण कम हो जाता है तो इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं। दोबारा रिपीट किया है क्वेश्चन लगभग, तो इसका सही उत्तर आपका बी फ्लैक्शन कहते हैं। जब एंगल ज्वाइंट में कम होता है तो उसको फ्लैक्शन कहेंगे, बी फ्लैक्शन होगा। और 60वां प्रश्न देखते हैं हम लोग 68 लची लचीलेपन विस्तार सम्मिलन और अपहरण
को मिलाने वाली वृत्ताकार गति कहलाती है। 68 क्वेश्चन। द सर्कुलर मोशन कंबाइंस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, इस प्रकार के मूवमेंट जिसमें कि ये तीनों, चाहे आपका फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, एबडक्शन हो, एडक्शन हो, ये सभी पाया जाता है, उसे उस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इन्वर्जन, बी है आपका सर्कमडक्शन, सी आपका इलेवेशन और डी है आपका डिप्रेशन। तो इसका सही होगा उत्तर आपका बी, सर्कमडक्शन कहा जाता है, जिसमें कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन तीनों चारों मिल जाएं तो इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहता है? सर्कुलर ये मोशन होता है मेनली, और ये सभी चारों मिल जाते हैं तो इसको सर्कमडक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69, 69। यदि हमारा हाथ शरीर के मध्य रेखा से दूर चला जाता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एडक्शन, ई एडक्शन, बी रिट्रैक्शन, सी है आपका सर्कमडक्शन और डी है आपका एबडक्शन। इसका सही उत्तर होगा आपका एबडक्शन कहा जाता है। दूर जा रहा है तो एबडक्शन और नजदीक आ रहा है तो एडक्शन। जब कोई जोड़ हिलता है, किसी जोड़ में अगर मूवमेंट हो रहा है और जोड़ पर हड्डियों के बीच का एंगल कम हो रहा है तो इस प्रकार के गति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस काफी एक जैसे ही रिपीटेड बना दिया गया है तो इसलिए इसको ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार के गति को क्या कहता है? फ्लेक्शन कहा जाता है, लचीलापन या फ्लेक्शन कहा जाता है। एंगल वहां कमी हो रही है। द मेजर फंक्शन ऑफ द लिगामेंट इन द बॉडी, शरीर में जो होता है लिगामेंट का मुख्य कार्य, स्नायुबंधन का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्रिवेंट ज्वाइंट डिसलोकेशन, ए प्रिवेंट ज्वाइंट डिसलोकेशन, बी रिड्यूस फ्रिक्शन इन ज्वाइंट, सी है आपका प्लांटर फ्लेक्शन और डी है आपका एक्ट एज ए लीवर। इसका सही उत्तर होगा आपका ए प्रिवेंट ज्वाइंट डिसलोकेशन। ये ज्वाइंट के डिसलोकेशन को आपका लिगामेंट रोकता है। स्टेबलाइज द ज्वाइंट और होल्ड द एंड्स ऑफ टू बोन्स टुगेदर, दोनों हड्डियों एक दूसरे के से होल्ड रहें और वर्क करें और उसमें कहीं एक के ऊपर डिसलोकेट न हो जाए तो इसको क्या कहता है? वो उसको रोकता है। वो ये आपका लिगामेंट तो ज्वाइंट को एक हड्डी से दूसरी हड्डी को बांधता है और उस दोनों के बीच में डिसलोकेशन ना हो जाए तो उसको भी रोकता है। तो ये मुख्य कार्य है उसका। सैजिटल प्लेन या धनुतल जिसको कहा जा रहा है हिंदी में, मेनली आप इंग्लिश में देखेंगे तो इजी रहेगा आपको। सैजिटल प्लेन डिवाइडेड बॉडी इनटू, मतलब किसमें बॉडी को बांटता है? सैजिटल प्लेन लंबाई के अनुसार, लेंथ वाइज, बी है लिम्ब वाइज अंगवार, या इनटू अपर एंड लोअर हाफ्स और इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड। तो इसका सही उत्तर होगा 72 का आपका लेफ्ट एंड राइट साइड में यह बांटता है आपका सैजिटल प्लेन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन परे होता है, मतलब हाइपर एक्सटेंशन कब होगा? एक्सटेंशन के उससे ज़्यादा जब हो जाए। तो इसका ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 180 डिग्री से, मतलब आपका 180 डिग्री से मूवमेंट आपका ज़्यादा इससे हो जाए तो उसको, अब यहाँ तक 180 डिग्री है, अब इससे भी ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसको हाइपर एक्सटेंशन कहा जाता है। तो 180 से ज़्यादा हो जाए तब उसको हाइपर एक्सटेंशन कहा जाता है। ये आपका 90 डिग्री है और ये है आपका 180 डिग्री है। अब इससे ज़्यादा हो जाएगा तब ये 90 डिग्री है आपका, और इससे ज़्यादा हो गया मूवमेंट तो 180 डिग्री कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन नामक गति केवल होती है, प्लांटर फ्लेक्शन कहाँ पे होती है मूवमेंट, ये बताना है आपको। आपका ऑप्शन है नी, ए नी, बी रिस्ट, सी हिप और डी एंकल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 74 का डी, एंकल में यह प्लांटर फ्लेक्शन होता है। प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन ये एंकल में होता है। 75वां और अंतिम प्रश्न है बायोमैकेनिक्स, जिसमें बलों की कार्यवाही, ठीक है, एक्शन ऑफ फोर्सेस का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो वैध रूप से किसकी शाखा ये आपको बतानी है। आपका ऑप्शन है ए मैकेनिक्स, बी फिजिक्स, सी किनेसियोलॉजी और डी मूवमेंट साइंस।
इसका सही उत्तर होगा यह शाखा किसकी है, बायोमैकेनिक्स है। ये भी लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये बायोमैकेनिक्स किसका शाखा है, आपका फिजिक्स की शाखा है। तो इस प्रकार हमने बीए फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के दूसरे पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का हमने पेपर जो कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का था उसको सॉल्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत